हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर। तो प्रिजन ब्रेक सीजन 1 के पहले पार्ट को आपने बहुत प्यार दिया, इसीलिए आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ सीजन 1 का दूसरा पार्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। पहले पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पिछले पार्ट के आगे की कहानी की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें माइकल किसी के लिए एक अंगूठी खरीद रहा था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम माइकल को देखते हैं जो डॉक्टर सारा के पास अपने मेडिकल चेकअप के लिए आया था। वहाँ दोनों के बीच बातचीत होती है और बात करते हुए दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, लेकिन तभी एक नर्स ने आकर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, जिसके बाद सारा किसी काम के लिए वहाँ से चली गई। तब माइकल मौके का फायदा उठाकर अपने अगले स्टेप पर लग गया। वो फिर से टूथपेस्ट में केमिकल भरकर लाया था जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। वो फिर से उस केमिकल को अस्पताल में बने सीवर में डाल देता है। फिर वो अपने बाकी प्लान को चेक करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सभी कैदी सेंट लुइस बिल्डिंग में काम कर रहे थे। तब टी बैग और सी नोट किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा करने लगे। तभी लिंकन बीच में आकर दोनों को शांत करता है। इसके बाद सी नोट जॉन अब्रूजी के पास जाकर उसे काम करने कहता है, क्योंकि अगर किसी ने उसे बैठा हुआ देख लिया तो हो सकता है कि शायद उनका काम बंद करवा दिया जाए। तभी सुक्रे जल्दी से अंदर आकर गार्ड के आने की खबर देता है। ये सुनते ही सभी लोग उनके खोदे हुए गड्ढे को छुपाने में लग गए। कुछ देर बाद गार्ड आकर माइकल को बताता है कि उसकी वाइफ उससे मिलने आई है। ये सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि माइकल शादीशुदा है। आगे हम माइकल की वाइफ को देखते हैं जो उससे मिलने जेल में आई थी, जो कोई और नहीं बल्कि माइकल की दोस्त मारी क्रूज है। तब बेलिक उससे बात करते हुए तलाशी लेता है, जिसके बाद मारी क्रूज अंदर चली गई। लेकिन बेलिक को लग रहा था कि उसने मारी क्रूज को पहले भी कहीं देखा है। आगे मारी क्रूज माइकल से मिलती है और हमें पता चलता है कि वो माइकल की वाइफ नहीं है, बल्कि माइकल ने उसे अमेरिकन सिटीजनशिप दिलवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और तब से दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। कुछ देर बात करने के बाद मारी क्रूज माइकल को सबकी नजर से बचाकर एक क्रेडिट कार्ड देती है जो माइकल ने ही मंगवाया था। क्रेडिट कार्ड देने के बाद वो वहाँ से जाने लगी। तब माइकल उसे बाहर तक छोड़ने गया और बेलिक के सामने मारी क्रूज माइकल के गाल पर गुड बाय किस करती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन ये सीन डॉक्टर सारा ने भी देख लिया था और उसे पता चल गया कि माइकल शादीशुदा है। मारी क्रूज के जाने के बाद माइकल फिर से गार्ड के पास चेकिंग के लिए जाता है, लेकिन गार्ड को उसके पास कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड अपने कपड़ों में छुपा लिया था और गार्ड उसके कपड़े उतार कर उसकी बॉडी को चेक कर रहे थे। आगे सुक्रे माइकल से पूछता है कि उसने अपनी शादी के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन माइकल कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि वो सही समय आने पर सब बता देता। अब टीम के लोग उससे आगे के प्लान के बारे में पूछते हैं। तब माइकल बताता है कि वो बहुत जल्द शॉपिंग करने बाहर जाने वाला है, लेकिन असल में माइकल एक सीक्रेट प्लान पर काम कर रहा था। दरअसल मारी क्रूज ने उसे जो क्रेडिट कार्ड दिया था वो क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि एक गेट पास था जो माइकल ने जेल में आने से पहले ही बनवा लिया था और उसे मारी क्रूज के पास संभाल कर रखा था। फिर माइकल उस गेट पास का इस्तेमाल करके एक स्टोरेज रूम में पहुंच गया जहां जेल में आए कैदियों का सामान रखा जाता है। थोड़ी खोजबीन के बाद माइकल को उसका सामान मिल गया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी घड़ी सामान में से गायब है। ये देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका और निक को देखते हैं जो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारी सच्चाई पता चलने के बाद अब वेरोनिका चुप नहीं रहना चाहती। तब निक उसे समझाता है कि ये केस बहुत बड़ा है और इसमें करोड़ों डॉलर और सरकार के बड़े लोग शामिल है। निक कहता है कि जो भी इस केस की तह तक जाने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो के एंड में देखा था कि क्वीन निक और वेरोनिका को मारने के लिए उनके सीक्रेट घर तक पहुंच गया था, लेकिन वो घर में जाने के लिए रात होने का इंतजार करता है और रात होने के बाद वो अपने चेहरे पर घाव के निशान बनाता है। इसके बाद क्वीन उनके घर पर जाकर बताता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसे काफी चोट लगी है, ताकि वो लोग उसकी मदद करने के लिए उसे अपने घर में आने दे। और होता भी वैसा ही है, लेकिन अंदर आते ही क्वीन ने निक के पीठ पर शूट कर दिया और बेचारा निक घायल होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद क्वीन वेरोनिका और एलजे को बंदी बनाकर उनके हाथ पैर बांध देता है। फिर वो वेरोनिका के पास जाकर लिंकन के केस के बारे में जानने की कोशिश करने लगा, लेकिन वेरोनिका उसे कुछ नहीं बताती। इसीलिए वो एलजे के पास जाकर लिंकन के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन एलजे को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए एलजे उसे कुछ नहीं बता पाता। अब आखिर में क्वीन निक के पास गया और उससे भी यही सवाल किया। तब निक एक बड़ी सी लकड़ी उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन
लेकिन वो उस लकड़ी को उठा नहीं पाता। तब क्वीन बताता है कि उसने निक को एक खास जगह पर गोली मारी है, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ काम नहीं कर सकते। तब भी निक क्वीन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। तब क्वीन राज खोलता है और हमें पता चलता है कि निक को भी किसी ने हायर किया है ताकि वो वेरोनिका पर नजर रख सके। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेरोनिका के घर से सीसीटीवी फुटेज की वीडियो गायब हो गई थी, दरअसल वो भी निक ने ही चुराई थी। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका को देखते हैं जो अपने हाथ खोलने के लिए आग के पास जाकर उसके हाथ पर बनी रस्सी को जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद क्वीन उसके पास आ जाता है, इसीलिए वो उसके आने से पहले अपनी जगह पर बैठ गई। क्वीन वेरोनिका के पास जाकर अपने बारे में बताने लगा और साथ में ये भी बताता है कि उसके फियान सेबेस्टियन को भी उसी ने मारा है और उसकी मौत की जिम्मेदार वेरोनिका ही है। ये सुनने के बाद वेरोनिका रोने लगी। आगे क्वीन वेरोनिका से फिर से एक बार लिंकन के बारे में पूछने लगा, लेकिन वेरोनिका ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। तब क्वीन ने उसे टॉर्चर करने के लिए वहां रखी लालटेन उठाई, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेरोनिका ने अपने हाथ खोल लिए थे। वो जल्दी से चेयर उठाकर क्वीन पर हमला कर देती है, जिससे क्वीन घायल होकर वही गिर गया। इसके बाद वेरोनिका जल्दी से एलजे को खोलती है। फिर दोनों निक के पास जाकर उससे कार की चाबी लेते हैं। तब वेरोनिका ने एलजे को कार स्टार्ट करने कहा और खुद निक को उठाने गई। उधर एलजे कार में बैठकर बस उसे स्टार्ट करने ही वाला था, तभी क्वीन बाहर आकर उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। इसीलिए एलजे को अपनी जान बचाने के लिए कार से उतरकर जंगल में भागना पड़ा। तब क्वीन भी उसका पीछा करते हुए जंगल में जाता है। तभी वेरोनिका भी एलजे को बचाने के लिए जंगल में पहुंच गई, लेकिन उसका सामना क्वीन से हो गया। क्वीन वेरोनिका को शूट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वेरोनिका का ध्यान वहां बने एक कुएं पर गया जो लकड़ियों से ढका हुआ था। वेरोनिका क्वीन को उस कुएं में गिराने वाली थी क्योंकि वो कुआं क्वीन के सामने ही था, लेकिन क्वीन ने उस कुएं को पहले ही देख लिया था, इसलिए वो वहीं रुक गया। वो बस वेरोनिका को शूट करने ही वाला था। तभी एलजे उसे पीछे से आकर धक्का मारता है, जिससे क्वीन उस सूखे कुएं में गिर गया। उधर जेल में माइकल और चार्ली की बातचीत होती है। तब डेविड उनके पास आकर माइकल से वर्कशॉप की टीम में शामिल होने की बात करता है। तब माइकल बताता है कि अभी वर्कशॉप में आईपी टीम पूरी तरह से पैक हो गई। ये बताकर माइकल डेविड को टीम में लेने से मना कर देता है। तब डेविड वहां से चला गया। आगे माइकल चार्ली को बताता है कि किसी ने उसके सामान से उसकी कीमती घड़ी चुरा ली। तब चार्ली बताता है कि वो एक पुलिस वाले को जानता है जो कैदियों के सामान से उनकी चीजें चुराता है। अगले सीन में हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जिसने माइकल की घड़ी चुराई थी। वो बेलिक के पास आकर बताता है कि माइकल ने बैंक में रॉबरी करने से ठीक एक दिन पहले मारी क्रूज से शादी की थी, जिससे बेलिक को माइकल पर शक होने लगा क्योंकि शादी के अगले ही दिन कोई बैंक क्यों लूटेगा। अगले दिन माइकल जब अपने भाई लिंकन से बात कर रहा था तब उसका ध्यान उसी पुलिस वाले पर गया जिसने उसकी घड़ी चुराई थी। इसीलिए माइकल रात होने पर डेविड के सेल में जाता है और उसे बताता है कि अगर उसने पुलिस वाले के हाथ से घड़ी चुरा ली तब वो उसे अपनी वर्कशॉप की टीम में शामिल करने के बारे में सोचेगा। वही दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो वार्डन के सामने बैठा था। तब वार्डन चार्ली को बताता है कि चार्ली की बेटी कैंसर की लास्ट स्टेज पर है और वो कभी भी मर सकती है, लेकिन वो मरने से पहले अपने पिता से आखिरी बार मिलना चाहती है। ये सुनते ही चार्ली को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तब भी वार्डन कहता है कि जेल की पॉलिसी के हिसाब से वो लोग चार्ली को बाहर नहीं जाने दे सकते जब तक कि उसकी बेटी मर नहीं जाती। मतलब चार्ली सिर्फ अपनी बेटी के मरने के बाद ही उसके फ्यूनरल में जा सकता है। तब हम डेविड को देखते हैं जिसकी हालत अचानक गंभीर हो गई थी क्योंकि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था, इसीलिए पुलिस वाले उसे जल्दी से अस्पताल में शिफ्ट करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं डेविड बीमार होने का नाटक कर रहा था और मौका पाते ही उसने उस पुलिस वाले के हाथ से माइकल की घड़ी चुरा ली क्योंकि उसी ऑफिसर ने डेविड को अस्पताल ले जाने में मदद की थी। आगे माइकल जब अपने सेल में था तब वह चार्ली उसकी घड़ी लेकर आया और उसे बताया कि वो भी उसके एस्केप प्लान का हिस्सा बनना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी को आखिरी बार देखना था। दरअसल डेविड ने वो घड़ी चुराकर चार्ली को दी थी ताकि चार्ली वो घड़ी माइकल को दे दे। चार्ली माइकल को बताता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं जो उसने चलते प्लेन में लूटे थे, लेकिन पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चार्ली ने माइकल को बताया था कि उसके पास कोई पैसे नहीं है और उसने झूठ बोला था, इसीलिए अब माइकल को चार्ली पर यकीन नहीं होता और वो पैसे होने का सबूत मांगता है। तब चार्ली वहां से चला गया। चार्ली के वहां से जाने के बाद माइकल अपनी घड़ी और एक रेडियो की मदद से एक टेप रिकॉर्डर बनाता है जिससे वो किसी की भी आवाज टाइम के साथ रिकॉर्ड करके सुन सकता है। इसके बाद माइकल उस रिकॉर्डर को अस्पताल के सामने वाले गार्डन में गाड़ देता है क्योंकि उसने वहीं से भागने का प्लान बनाया था। वही दूसरी तरफ बेलिक अपनी छानबीन करते हुए एक डांस क्लब में पहुंच गया और वहाँ माइकल की वाइफ मारी क्रूज को पोल डांस करते देखकर बेलिक के होश उड़ गए। तब बेलिक अपना दिमाग चलाता है। वो मारी क्रूज से क्लब के ऐसे हिस्से में मिलता है जहाँ अंधेरा था ताकि मारी क्रूज उसे पहचान
पहचान न सके। कुछ देर बात करने के बाद बेली को पता चल गया कि मारी क्रूज दूसरे देश से आई है और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके रह रही है। तब बेली उसे अपना चेहरा और पुलिस बैज दिखाकर धमकाने लगा कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो वो उसे अमेरिका से निकालकर वापस अपने देश भेज देगा। तब मारी क्रूज को ना चाहते हुए भी बताना पड़ा कि जब वो माइकल से मिलने जेल गई थी तब उसने माइकल को एक क्रेडिट कार्ड दिया था। उधर चार्ली माइकल से मिलता है और उसे सबूत के तौर पर एक नोट दिखाता है। ये उन्हीं नोट में से एक था जो चार्ली ने 30 साल पहले लूटा था और उन नोट की सीरीज में से एक नोट उसने सबूत के तौर पर अपने पास रख लिया था। तब माइकल को यकीन हो गया कि चार्ली ही असली डीबी कूपर है जिसने चलते प्लेन में रॉबरी की थी और उसके पास सच में काफी सारे पैसे हैं। डीबी कूपर के बारे में आपने तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो यूट्यूब पर जाकर देखना। सच्ची लेकिन बहुत बढ़िया कहानी है। अब अगले दिन माइकल उसी गार्डन में जाता है जहां उसने वॉइस रिकॉर्डर छुपाया था। वो रिकॉर्डर को निकाल कर अपने पास रख ही रहा था। तभी वहां डॉक्टर सारा पहुंच गई, इसीलिए माइकल जल्दी से रिकॉर्डर को छुपा लेता है। तब सारा पूछती है कि माइकल ने उसे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन माइकल सारा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। तब सारा कहती है कि अब से वो दोनों बस डॉक्टर और पेशेंट से ज्यादा कुछ नहीं होंगे और अब वो उसकी कोई मदद नहीं करेगी। इतना बोलकर सारा वहाँ से चली गई। वही दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो अब भी उसी कुएं में फंसा हुआ था। क्वीन खुद को बचाने के लिए पॉल को कॉल करता है। तब पॉल और डैनी वहां पहुंच गए, लेकिन वो दोनों उसे बचाने की बजाय उस कुएं को ऊपर से ढक देते हैं और क्वीन को मरने के लिए उस कुएं में छोड़ देते हैं, क्योंकि पॉल क्वीन को पहली मुलाकात से ही पसंद नहीं करता। उधर माइकल अपने सेल में टेप रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सुनता है और सुक्रे को बताता है कि वहां से भागने के लिए उनके पास बस 18 मिनट होंगे, मतलब 18 मिनट के अंदर उन्हें अस्पताल से निकलना होगा वरना वहाँ गार्ड आ जाएंगे। आगे माइकल बताता है कि वो लोग अपने प्लान को 4 दिन बाद अंजाम देंगे, मतलब वो लोग 4 दिन बाद भागने वाले हैं। अगले सीन में हम देखते हैं माइकल और उसकी टीम जब सेंट लुइस बिल्डिंग में काम कर रहे थे तब उन्हें खुदाई करते हुए टनल का एंड दिख गया, जिसके बाद माइकल अपने भाई लिंकन को बताता है कि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्हें भागने के लिए बस 18 मिनट मिलेंगे, लेकिन उनकी टीम में भागने वाले कैदियों की गिनती ज्यादा है और वो लोग 18 मिनट में वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, इसीलिए इतने कैदियों में से किसी एक को जेल में रुकना होगा। कहानी में आगे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें माइकल एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। ये वही कंपनी थी जिसने जेल की मरम्मत का ठेका लिया था। इंटरव्यू देने के बाद माइकल को नौकरी मिल गई थी और उसे जेल के अंदर भेजा गया था। तब माइकल एक सीवर लाइन में जाने के बाद अपने सूट का एक बटन तोड़ता है और उस बटन को सेफ्टी टैंक में फेंक कर उसकी गहराई चेक करता है। तब उसे पता चला कि वो टैंक खाली है, इसीलिए माइकल उस टैंक में गया। टैंक में जाने के बाद माइकल एक प्लास्टिक बैग निकाल कर अपने सूट को उसमें डाल देता है और उसे एक रस्सी में बांध देता है। फिर वो उस प्लास्टिक बैग से टैंक का ड्रेनेज होल पैक कर देता है ताकि टैंक भरने पर पानी बाहर न निकल सके। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम टी बैग को देखते हैं जो अपने भाई जिमी से फोन पर बात कर रहा था। वो जिमी को एस्केप प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। वही दूसरी तरफ माइकल अपने भाई लिंकन को बताता है कि वो वर्कशॉप के काम से एक दिन छुट्टी लेकर अपने सेल से बाहर निकलने वाला है ताकि सीवर टैंक के जरिए गार्ड के रूम तक पहुंच सके, और अगर एक बार वो गार्ड के रूम तक पहुंच गया तब वो वहां से कहीं भी जा सकता है। तब लिंकन कहता है कि उन्हें चार्ली को अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहिए था क्योंकि ज्यादा लोग होने की वजह से 18 मिनट में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। तब माइकल बताता है कि उसने इसका भी प्लान बना लिया, लेकिन तभी हम सी नोट को देखते हैं। उसने दोनों भाइयों की बातें सुन ली थी, इसीलिए वो वर्किंग साइट पर जाकर सबको लिंकन और माइकल के बारे में बता देता है। तब जॉन कहता है कि उसे पता है उनकी टीम से किसका पत्ता कटने वाला है। दरअसल जॉन टी बैग की बात कर रहा था। तभी वह टी बैग आकर कहता है कि उसने अपने एस्केप प्लान के बारे में अपने भाई जिमी को बता दिया और अगर जेल से बाहर निकलने के ठीक 5 मिनट पहले और बाहर निकलने के 20 मिनट बाद टी बैग जिमी को इन्फॉर्म नहीं करेगा तो जिमी फोन करके पुलिस को माइकल के एस्केप प्लान के बारे में सब कुछ बता देगा और उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा। आगे हम माइकल को देखते हैं जो एक पानी के पाइप को देख रहा था क्योंकि उसे किसी तरह उस वॉल को घुमाना था जिससे उस टैंक में पानी भरना शुरू हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ डेविड आकर कहता है कि उसने माइकल की घड़ी चोरी करने का काम पूरा किया, जिसके बदले माइकल ने उसे वर्कशॉप की टीम में शामिल करने का प्रॉमिस किया था। तब माइकल ने उसे ये बोलकर मना कर दिया कि उसने इस बात का कोई प्रॉमिस नहीं किया था, बल्कि उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो इस बारे में सोचेगा। वही दूसरी तरफ एलजे और वेरोनिका निक को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन निक हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि हॉस्पिटल में जाने के बाद पॉल और डैनी को उनकी लोकेशन पता चल जाएगी, इसीलिए वो अपनी पीठ में लगी गोली वेरोनिका को अपने हाथ से निकालने कहता है। उधर जॉन और ब्रूजी जब अपने सेल में था तब उसका एक आदमी एक चिट्ठी लाकर जॉन को देता है जिसमें टी बैग के भाई जिमी का एड्रेस था। अगले दिन जॉन लिंकन से मिलता है और उसे बताता है कि जेल के बाहर उसके आदमी जिमी को किडनैप कर लेंगे और उसे तब तक हॉस्टेज बनाकर रखा जाएगा
जब तक वो जेल से बाहर निकलकर काफी दूर नहीं चले जाते, जिसके बाद जिमी को छोड़ दिया जाएगा और वो पुलिस को कुछ भी बता नहीं पाएगा। उधर वेरोनिका ने निक को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। तभी एलजे अपनी माँ की फ्यूनरल की खबर एक न्यूज में पढ़ता है और हॉस्पिटल से भाग जाता है। उधर डैनी भी सेमेट्री पहुंच गया था क्योंकि उसे पता था कि एलजे अपनी माँ के फ्यूनरल में जरूर आएगा। वहाँ पहुँचने के बाद डैनी पॉल को कॉल करके बताता है कि वो सेमेट्री पहुंच गया है और उनकी बातों से हमें ये भी पता चला कि न्यूज़पेपर में फ्यूनरल का आर्टिकल भी पॉल ने ही दिया था ताकि वो लोग एलजे का पीछा करते हुए वेरोनिका और निक तक पहुंच सके। कुछ देर बाद एलजे फ्यूनरल में पहुंच गया। तब डैनी कॉल करके पॉल को एलजे के आने की खबर देता है, लेकिन अब डैनी में कुछ बदलाव आने लगे थे क्योंकि जब एलजे अपनी माँ के फ्यूनरल को देखकर रो रहा था तब उसे देखकर डैनी भी इमोशनल हो गया। उधर जॉन अब्रूजी का आदमी जेल में कॉल करके बताता है कि जब वो जिमी को किडनैप करने गया तब वो उत्पात मचाने लगा और एक हादसा हो गया जिसमें टी-बैग का भाई जिमी और उसका बेटा मारे गए। ये खबर सुनते ही जॉन अब्रूजी टेंशन में आ गया। आगे रात होने पर माइकल अपने सेल से बाहर निकलता है और उसी टैंक के अंदर जाकर वहाँ लगा एक वॉल खोल दिया। दरअसल उसे चेक करना था कि ऊपर से पानी का वॉल घुमाने पर टैंक में पानी आएगा या नहीं। तभी टैंक के अंदर के पाइप में पानी की कुछ बूंदे आती है, मतलब उसे पता चल गया कि ऊपर का वॉल खोलने पर टैंक में पानी भरने लगेगा। वही दूसरी तरफ एलजे अपनी माँ के फ्यूनरल से वापस हॉस्पिटल पहुँच गया। वो वेरोनिका को रोते हुए बताता है कि उसने कोई गलती या गुनाह नहीं किया और उसे नहीं पता उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी हम डैनी को देखते हैं जो एलजे का पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंच गया था, लेकिन वो उनके सामने नहीं जाता और ना ही वो इस बारे में पॉल को बताता है। डैनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब वो इस नौकरी से तंग आ चुका है। उधर वार्डन हेनरी टी-बैग के सेल में जाकर उसे जिमी और उसके बेटे की मौत के बारे में बताता है। ये सुनते ही टी-बैग फूट फूट कर रोने लगा। कहानी में आगे हम उस ऑफिसर को देखते हैं जिसने माइकल की घड़ी चुराई थी। वो ऑफिसर बेलिक को बताता है कि डेविड नाम के कैदी ने ही माइकल की घड़ी उसके हाथ से चुराई है, मतलब डेविड पर अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उधर माइकल काम करते हुए ग्राउंड के उसी वॉल के पास गया और उसे खोल दिया। फिर माइकल वहाँ तब तक रुकता है जब तक उसके हिसाब से टैंक पूरी तरह भर नहीं गया। वही दूसरी तरफ टी-बैग जब अपना काम कर रहा था तभी जॉन अब्रूजी के आदमी उसे उठा लेते हैं और सीधा जॉन के पास लेकर जाते हैं। उधर बेलिक डेविड को अपने ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि वो जानता है डेविड ने ही ऑफिसर के हाथ से घड़ी चुराई है, जिसके लिए बेलिक उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर डेविड सोलिटरी सेल में नहीं जाना चाहता तो उसे बेलिक के लिए माइकल की जासूसी करनी पड़ेगी। अब डेविड के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मान गया। उधर अगले दिन डेविड हॉस्पिटल में कॉल करके वेरोनिका को बताता है कि वो इस काम से तंग आ चुका है और उसके पास कुछ ऐसे सबूत है जिससे लिंकन को जेल से बाहर निकाला जा सकता है। जिसके बाद डैनी उसे मिलने की लोकेशन देता है और कॉल कट कर देता है। उधर जॉन के आदमी टी-बैग की मरम्मत कर रहे थे। तब जॉन अपने आदमियों को वहाँ से बाहर जाने कहता है, जिसके बाद जॉन टी-बैग के गले पर चाकू लगाकर उसे धमकाता है कि उसे जेल में ही रहना होगा और वो उनके साथ जेल से नहीं भाग सकता। तब टी-बैग खुद को बचाने के लिए जॉन की बात मान गया, लेकिन जैसे ही जॉन टी-बैग से अलग हुआ तब टी-बैग ने मुंह से ब्लेड निकाल कर जॉन के गले पर हमला कर दिया और जॉन का गला कट गया क्योंकि टी-बैग को पता चल गया था कि जॉन ने ही उसके भाई जिमी और उसके बेटे को मरवाया है। वही दूसरी तरफ माइकल सीवर लाइन के जरिए उस टैंक तक पहुंच गया। वो जल्दी से अपने कपड़े निकालकर पानी से भरे टैंक में कूद गया और स्विमिंग करते हुए ऊपर की तरफ ढक्कन खोलकर गार्ड के रूम में पहुंच गया। रूम में पहुंचने के बाद माइकल ने रस्सी खींची जिससे टैंक का ड्रेनेज होल खुल गया और पूरा टैंक खाली हो गया। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर वापस सीवर लाइन में पहुंच गया और कुछ दूर चलने के बाद माइकल ठीक उसी जगह पहुंचा जहाँ वो लोग सेंट लुइस बिल्डिंग के अंदर से खुदाई कर रहे थे, जो सीधा उसी सीवर लाइन में मिलता है। वही बिल्डिंग के बाहर लिंकन निगरानी कर रहा था। तभी उसे एक गार्ड वहाँ आते हुए दिखाई दिया जो उनका काम चेक करने आया था। तब लिंकन दरवाजा खोलकर चार्ली को गार्ड के आने की खबर देता है, लेकिन चार्ली बताता है कि उन्हें थोड़ा और वक्त लगने वाला है, इसीलिए गार्ड को कुछ देर बाहर ही रोकना होगा वरना वो लोग पकड़े जाएंगे। इसीलिए लिंकन गार्ड को अंदर आने से रोकता है, लेकिन गार्ड नहीं मानता। लिंकन को पता था कि अगर गार्ड अंदर चला गया तब माइकल मुसीबत में आ जाएगा, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी गार्ड पर हमला कर देता है। जिसके बाद वहाँ कुछ और गार्ड भी पहुँच गए और लिंकन को पकड़ लिया गया। उधर माइकल जब सीवर लाइन से उस गड्ढे की मदद से बिल्डिंग में पहुंचा तब उसे लिंकन के अलावा टीम के सभी लोग दिखे। तब माइकल को पता चल गया कि लिंकन के साथ कोई गड़बड़ हुई है। कहानी में आगे हम देखते हैं माइकल और बाकी टीम को जॉन अब्रूजी के बारे में पता चल गया था कि उस पर किसी ने ब्लेड से हमला कर दिया और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, इसीलिए वो लोग जल्दी से भागकर जेल के ग्राउंड में आते हैं। तब हम देखते हैं कि जॉन मरा नहीं था और उसे चॉपर में डालकर इलाज के लिए शिकागो ले जाया जा रहा था। उधर लिंकन को बुरी तरह पीटने के बाद गार्ड उसे जेल के बंकर में डाल देते हैं। अब जैसे ही माइकल को लिंकन के बारे में पता चला तब वो वार्डन से मिलकर अपने भाई से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वार्डन का मानना था कि लिंकन की मौत में अब
36 घंटे बचे हैं और इसीलिए लिंकन का दिमागी संतुलन हिल गया है, इसीलिए उसने इस तरह की हरकत की। अब उसे इलेक्ट्रिक्यूट करने तक बंकर में ही रखा जाएगा क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए वो माइकल की सेफ्टी के लिए उसे लिंकन से मिलने नहीं देता। तब माइकल कहता है कि लिंकन उसका भाई है और उसके जेल के प्रोटोकॉल के हिसाब से उसके पास अपने भाई से मिलने का अधिकार है। तब वार्डन हेनरी माइकल को लिंकन की मौत के ठीक 12 घंटे पहले मिलने की परमिशन दे देता है। अब देखा जाए तो पहले भागने वाले टोटल 7 कैदी थे, लेकिन उनमें से जॉन और लिंकन कम हो गए तो अब माइकल को मिलाकर 5 कैदी बचे। लेकिन माइकल अपने भाई लिंकन को लिए बिना जेल से बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसने सारा प्लान लिंकन के लिए ही बनाया था। लेकिन तभी सी नोट कहता है कि उन्हें लिंकन के बिना ही बाहर निकलना होगा क्योंकि एक बार जो कैदी बंकर में जाता है उसका बाहर आना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन माइकल अब भी लिंकन के बिना भागना नहीं चाहता। तब टी बैग कहता है कि वो लोग माइकल के बिना ही उस गड्ढे का इस्तेमाल करके भाग सकते हैं। तब सी नोट कहता है कि वो गड्ढा जितनी देर तक खुला रहेगा उनके सिर पर खतरा मंडराता रहेगा, इसीलिए या तो उन्हें गड्ढे को बंद करना होगा या फिर जल्द से जल्द उसका इस्तेमाल करके जेल से बाहर निकलना होगा, वरना गड्ढे के बारे में पता चलने के बाद उन्हें सारी जिंदगी जेल में बितानी होगी। लेकिन माइकल कहता है कि वो लोग अभी नहीं भाग सकते क्योंकि उसका रास्ता अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। लेकिन टी बैग को माइकल का प्लान पहले से पता था। वो लोग अस्पताल के रास्ते होते हुए खिड़की से बाहर निकलेंगे और जेल की दीवार कूदकर बाहर निकल जाएंगे। तब माइकल कहता है कि ये काम सिर्फ 2 लोग मिलकर नहीं कर सकते। तब सी नोट बताता है कि वो 2 नहीं बल्कि 2 से ज्यादा है क्योंकि उनके साथ चार्ली भी बाहर निकलने वाला है। तब चार्ली माइकल से कहता है कि अगर वो लोग अभी नहीं निकल पाए तो कभी नहीं निकल सकते और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। तब माइकल कहता है कि वो अपने भाई के बिना जेल से बाहर नहीं जाएगा और किसी और को भी नहीं जाने देगा। इतना बोलकर माइकल वहां से चला गया, लेकिन सी नोट को पता था कि माइकल उनके पास जरूर आएगा। आगे हम माइकल को अपने सेल में बैठा देखते हैं। वो बहुत ज्यादा टेंशन में था क्योंकि लिंकन को किसी भी तरह बंकर से बाहर निकालना होगा, इसीलिए माइकल अपने हाथ के टैटू को देखकर कुछ सोचता है और अपने सेलमेट सुकरे को बताता है कि वो भी उन लोगों के साथ जाने तैयार है, लेकिन इसके लिए उसे एक ब्लेड की जरूरत है। सुकरे से ब्लेड लेने के बाद माइकल ब्लेड को गर्म करता है और अपने हाथ पर एक कट लगाता है। कट लगाने के बाद माइकल अपने हाथ में से एक हिडन टैबलेट निकालता है जो उसने जेल में आने से पहले ही अपने हाथ के अंदर ऑपरेट करवा ली थी। वही दूसरी तरफ निक वेरोनिका को बताता है कि उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात की है और अगर डैनी उन्हें सही सबूत दे देता है तो वो लोग लिंकन की मौत को रोक सकते हैं और उसे जेल से बाहर निकाल सकते हैं। तो वेरोनिका कहती है कि वो ये बात जेल जाकर लिंकन को बताएगी, लेकिन निक उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर वो जेल गई तो पॉल और बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि वेरोनिका जिंदा है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन वेरोनिका कहती है कि अब वो ऑर्डर के नहीं जीना चाहती और उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वेरोनिका कहती है कि वो मीडिया के सामने जाकर लिंकन के बारे में सब कुछ बताएगी। उधर सी नोट जेल के फोन से अपने घर कॉल करता है और बात करते समय वो रिसीवर पर रुमाल लगाता है। तब सी नोट की बातों से हमें ये पता चला कि वो पहले एक सोल्जर था जो अभी इराक में अपनी ड्यूटी कर रहा है। सी नोट अपनी वाइफ से कहता है कि वो बहुत जल्द अपने घर आने वाला है। इसके बाद सी नोट अपनी वाइफ के भाई से बात करता है और यहाँ हमें पता चला कि उनकी पूरी फैमिली में सिर्फ उसकी वाइफ के भाई को ही सी नोट की सच्चाई पता है। सी नोट अपने साले को प्लान के बारे में बताता है और उसे जेल की दीवार के पीछे कार लेकर आने कहता है। वही दूसरी तरफ माइकल चर्च के फादर को अपने सेल में बुलाकर प्रेयर करता है और वो टैबलेट जो उसने अपने हाथ से काट कर निकाली थी उसे क्रॉस में छुपाकर फादर को वो क्रॉस अपने भाई लिंकन तक पहुंचाने कहता है। कुछ देर बाद फादर लिंकन के बंकर में जाकर उसे माइकल के बारे में बताते हुए वो क्रॉस दे देता है, लेकिन क्रॉस देखकर लिंकन समझ गया कि उस क्रॉस का जरूर कोई मतलब है क्योंकि माइकल उसे ऐसे ही क्रॉस नहीं भेज सकता। उधर वेरोनिका लिंकन से मिलने जेल पहुंच गई। तब समांथा नाम की एक लेडी पॉल को कॉल करके वेरोनिका के जेल पहुंचने की खबर देती है। साथ ही ये भी बताती है कि डैनी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसीलिए पॉल अपने साथी डैनी को कॉल करता है, लेकिन डैनी उसका भी कॉल नहीं उठाता और हम देखते हैं कि डैनी अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे देश जाने की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद डैनी अपनी वाइफ को बताता है कि उसे बस किसी को एक लेटर देना है, जिसके बाद वो लोग देश छोड़कर निकल जाएंगे और उस लेटर में वो सारे सबूत थे जिसे वो वेरोनिका को देने वाला है। वही दूसरी तरफ वेरोनिका एक रिपोर्टर से बात करती है और कैमरा के सामने आकर बताती है कि वो बहुत जल्द लिंकन को बचा लेगी क्योंकि उसे सारे सबूत मिल गए जिससे लिंकन की बेगुनाही साबित हो जाएगी। वेरोनिका रिपोर्टर को ये भी बताती है कि इस केस को दबाने के लिए बहुत सारे लोगों का खून भी बहाया गया है। तभी हम वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन को देखते हैं जो न्यूज में वेरोनिका की बातें सुन रही थी। ये देखकर कैरोलाइन समझ गई कि उनके सीक्रेट कोई लीक कर रहा है। उधर लिंकन ने उस क्रॉस को खोल लिया था जिसमें उसे वही टैबलेट और एक नोट मिलता है
जिसमें लिखा था कि लिंकन को वो टेबलेट 8 बजे के बाद खानी है। उधर माइकल अपने भाई का बंकर से बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके लिए उन्हें देर रात तक उस बिल्डिंग में ही रुकना होगा। इसीलिए माइकल उस बिल्डिंग के पानी के पाइप को हथौड़ी मारकर तोड़ देता है और कुछ देर बाद जब बेली काम चेक करने आता है तब माइकल उसे बताता है कि उन्हें जल्दी से उस पाइप को रिपेयर करना होगा, वरना वहाँ की सारी दीवारों में सीलन आ जाएगी और उनके मरम्मत के काम पर पानी फिर जाएगा। ये सुनकर बेलिक माइकल और उसकी पूरी टीम को देर रात तक काम करने की परमिशन दे देता है। वही दूसरी तरफ वेरोनिका लिंकन से मिलने बंकर तक जाती है और बताती है कि उसका बेटा एलजे सेफ है और उसे एक आदमी मिला है जो लिंकन को बाहर लाने में उनकी मदद कर रहा है और बहुत जल्द लिंकन की फांसी भी रोक दी जाएगी। वेरोनिका कहती है कि माइकल को अब अपना प्लान स्किप कर देना चाहिए क्योंकि इससे वो मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन लिंकन को लग रहा था कि वेरोनिका अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। तब वेरोनिका कहती है कि लिंकन को उस पर भरोसा करना होगा। इतना बोलकर वो लिंकन को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। उधर डैनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर पॉल उसके घर पहुँच गया। तब डैनी की वाइफ घर से एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, लेकिन पॉल घर में पैक किए सामान को देखकर समझ गया कि वो लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन डैनी की वाइफ बताती है कि वो लोग बस वेकेशन के लिए बहामास जा रहे हैं। उधर लिंकन को पता था कि वेरोनिका उसकी मदद नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो माइकल की भेजी हुई टेबलेट खा लेता है और कुछ ही देर बाद उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। इसीलिए गार्ड लिंकन को तुरंत ही अस्पताल ले जाकर एडमिट कर देते हैं। तब डॉक्टर सारा बताती है कि लिंकन को फूड पॉइजन हुआ है और कुछ ही घंटों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उधर 9 बजते ही माइकल और उसकी टीम गड्ढे के जरिए भागने की तैयारी में लग गए और वहाँ से बाहर निकलने लगे। वही दूसरी तरफ वेरोनिका डैनी की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई। तभी डैनी वहाँ आकर बताता है कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत है जिससे वेरोनिका लिंकन को बचा सकती है। डैनी ये भी बताता है कि ये सेटअप लिंकन के लिए बहुत पहले ही तैयार किया गया था और लिंकन ने पार्किंग एरिया में कोई गोली नहीं चलाई। तो वेरोनिका पूछती है कि अगर लिंकन ने गोली नहीं चलाई तो वाइस प्रेसिडेंट के भाई सीडमैन को किसने मारा। अब यहाँ खुलता है सीरीज का सबसे बड़ा सस्पेंस। डैनी बताता है कि सीडमैन को किसी ने नहीं मारा बल्कि वो अब भी जिंदा है। जिसके बाद डैनी एक एनवलप निकाल कर वेरोनिका को देने ही वाला था, लेकिन तभी वो पॉल की कार को वहाँ आते हुए देख लेता है। इसीलिए डैनी वेरोनिका को अपनी जान बचाने के लिए छुपने कहता है। तो वेरोनिका एक कार के पीछे छुप गई। अब पॉल डैनी के पास आकर वेरोनिका के बारे में पूछने लगा, लेकिन डैनी उसे कुछ नहीं बताता। तब पॉल डैनी पर गन तान देता है और डैनी के कोट से उसकी गन निकालता है। तभी वो एनवलप उसके कोट से नीचे गिर गया। पॉल उस लेटर को पढ़ता है तो उसे बाकी लोगों के साथ पॉल का भी नाम लिखा मिला। ये देखकर पॉल भड़क गया और उसे शूट करने के लिए गन तान दी। तब डैनी कहता है कि वो और पॉल बचपन से अच्छे दोस्त है और उन्होंने एक साथ एकेडमी ज्वाइन की थी, इसीलिए पॉल अपने दोस्त को नहीं मार सकता। तब पॉल इमोशनल होकर कहता है कि डैनी को उस लेटर में पॉल का नाम नहीं लिखना चाहिए था। ये बोलकर पॉल ना चाहते हुए भी अपने बचपन के दोस्त डैनी को शूट कर देता है और बेचारा डैनी मारा जाता है। वही दूसरी तरफ माइकल अपनी टीम के साथ उसी टैंक के जरिए गार्ड के रूम तक पहुंच गया और उस रूम के ठीक ऊपर अस्पताल का रूम है जहां लिंकन बंद है। तभी माइकल का ध्यान गार्ड रूम में लगे उस पाइप पर गया जिसे तोड़कर वो लोग अस्पताल में जाने वाले थे। माइकल देखता है कि उस पाइप को बदलकर नया पाइप लगा दिया गया है। अब आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि माइकल जब भी अस्पताल में जाता था तब वो टूथपेस्ट में केमिकल भरकर ले जाता था और मौका देखकर वो केमिकल अस्पताल के सीवर में डाल देता था। दरअसल वो ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि सीवर के नीचे का पाइप केमिकल की वजह से खराब हो जाए और नीचे गार्ड रूम से वो लोग आसानी से अस्पताल में घुस सके। और माइकल का केमिकल वाला प्लान काम भी कर गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उस खराब पाइप को नए पाइप से रिप्लेस कर दिया गया। इसीलिए अब माइकल और उसकी टीम उस पाइप को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वही ऊपर अस्पताल में लिंकन भी ऊपर से पाइप को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पाइप बहुत ज्यादा मोटा और मजबूत था, इसीलिए वो लोग उसे तोड़ नहीं पाते और ज्यादा देर तक वहाँ रुक भी नहीं सकते थे। इसीलिए माइकल कहता है कि उन्हें अपना प्लान यही रोकना होगा। ये सुनते ही टी बैग भड़क गया क्योंकि वो लोग जेल से बाहर निकलने से बस कुछ ही दूरी पर थे। इसीलिए टी बैग चाकू निकालकर माइकल को धमकाने लगा। तब टीम के सभी लोग टी बैग को समझाने की कोशिश करते हैं। उधर गार्ड रूम के ऊपर अस्पताल में लिंकन भी सीवर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी हम डॉक्टर सारा को अस्पताल में वापस आते हुए देखते हैं। सारा को देखने के बाद लिंकन वहीं पर बैठ गया और उसके पूछने पर लिंकन बताता है कि उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई थी, इसीलिए उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी अस्पताल में एक गार्ड आता है क्योंकि उसने अंदर से कुछ आवाजें सुनी थी, इसीलिए वो उछल कूद करने से रोकने के लिए लिंकन के हाथ में हथकड़ी लगा देता है। वही नीचे गार्ड रूम के बाहर भी एक गार्ड पहुंच गया था क्योंकि उसने भी अंदर ठोक पीट की आवाजें सुनी थी, लेकिन गार्ड के अंदर आने से पहले ही सभी लोग छुप जाते हैं। गार्ड जब अंदर आया तब उसे एक रॉड दिखी जिससे माइकल पाइप तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड को वहाँ कोई नहीं दिखता। इसीलिए वो ये बात डिस्कस करने के लिए गार्ड रूम से बाहर निकल गया और इसी बात का फायदा उठाकर टीम के सभी लोग अपने बनाए हुए रास्ते से वापस निकल जाते हैं।
उधर काफी रात होने पर बेलिक सेंट लुइस बिल्डिंग में जाने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, इसीलिए वो दरवाजे को पीटने लगा। तभी माइकल और बाकी के लोग गड्ढे से बिल्डिंग में पहुंच गए, लेकिन चार्ली गड्ढे से बाहर आने में लेट हो गया, इसीलिए उसे सीवर लाइन में छोड़कर गड्ढे को बंद कर दिया गया और जल्दी से दरवाजा खोल दिया गया। तब बेलिक अंदर आकर सभी पर चिल्लाने लगा, लेकिन बेलिक गुस्से में ये भूल गया था कि उनमें से एक आदमी कम है, इसीलिए बेलिक उन्हें जल्दी से काम खत्म करके अपने सेल में जाने कहता है। लेकिन जैसे ही बेलिक बाहर जाता है तब उसे एहसास हुआ कि उनमें से एक आदमी गायब है, इसीलिए वो दोबारा दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, लेकिन तब तक चार्ली ऊपर आ गया था, इसलिए बेलिक वहां से चला गया। उसके जाते ही सीनोड गुस्सा करने लगा, क्योंकि वो लोग जेल से भागने वाले रास्ते से बस कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन अब उन्हें वापस अपने सेल में जाना होगा, जिसके बाद सभी निराश होकर अपने अपने सेल में चले गए। वही लिंकन को भी अंदाजा हो गया था कि उनका प्लान फेल हो गया है और अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। उधर माइकल भी काफी परेशान था, क्योंकि लिंकन को इलेक्ट्रिक्यूट करने में अब बस 16 घंटे बचे थे। तब माइकल ने सोचा कि अब सिर्फ डॉक्टर सारा ही उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि वो गवर्नर की बेटी है और शायद उसके कहने पर गवर्नर लिंकन की मौत की तारीख आगे बढ़ा दे। इसीलिए माइकल डॉक्टर सारा से मिलने अस्पताल जाता है और उसे लिंकन के केस के बारे में अपने पिता से बात करने कहता है। माइकल कहता है कि उसका भाई बेकसूर है और उसे बस फंसाया गया है और वो लोग एक बेकसूर को मौत की सजा नहीं दे सकते। तब सारा बताती है कि उसके पिता उसकी किसी बात को नहीं मानते, क्योंकि वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करते और उसने जब भी अपने पिता से कुछ कहा है उसके पिता ने हमेशा ठीक उल्टा काम किया है। मतलब अगर सारा अपने पिता गवर्नर से लिंकन के बारे में बात करेगी तब उसके पिता जानबूझकर लिंकन की कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारा की कोई मदद नहीं करना चाहते। इसीलिए सारा कहती है कि वो माइकल की इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। वही दूसरी तरफ निक और वेरोनिका जज के असिस्टेंट को मिलकर बताते हैं कि लिंकन बेकसूर है, क्योंकि सीडमैन अब भी जिंदा है। इसीलिए वो लोग असिस्टेंट को लिंकन की केस की फाइल जल्द से जल्द जज के सामने पेश करने की मांग करते हैं, क्योंकि लिंकन के पास ज्यादा समय नहीं है। इसीलिए असिस्टेंट उनकी बात मान गया। उधर जेल में चार्ली माइकल को बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक चेयर में किसी तरह की गड़बड़ की जाए तो कोर्ट लिंकन की मौत को 3 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा देगा। ये सुनकर माइकल को एक उम्मीद नजर आई, इसीलिए माइकल एक खाने का पैकेट अपने पास रख लेता है और उस खाने को डेड चेम्बर के पास बिखराकर एक चूहे को वहां छोड़ देता है। वही दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जिसने माइकल और चार्ली की बातें सुन ली थी। इसीलिए जब बेलिक उससे माइकल के बारे में पूछता है तब डेविड बताता है कि माइकल और चार्ली लिंकन की इलेक्ट्रिक चेयर के बारे में बात कर रहे थे। इसीलिए बेलिक एक ऑफिसर को लेकर चेम्बर में गया और इलेक्ट्रिक चेयर को चेक करने लगा। तब चेयर काम नहीं करती, इसीलिए बेलिक वायर का पीछा करते हुए सर्किट बॉक्स तक पहुंच गया और जैसे ही उसने बॉक्स को खोला तब उसने देखा कि वहाँ एक चूहा मरा हुआ है, जिसकी वजह से चेयर तक इलेक्ट्रिक पहुंच नहीं रही। उधर लिंकन जब बंकर में बैठकर अपनी मौत का वेट कर रहा था तभी कुछ ऑफिसर लिंकन के पास आए और उसके सिर को शेव करके उसे गंजा कर दिया, जो इलेक्ट्रिक्यूट करने से पहले हर कैदी के साथ किया जाता है। वही दूसरी तरफ कोर्ट में लिंकन के केस की सुनवाई चल रही थी और निक वाइस प्रेसिडेंट की वकील से आर्ग्यूमेंट कर रहा था, लेकिन वो लोग ये साबित नहीं कर पाते कि सीडमैन जिंदा है और पॉल एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है। इसीलिए वो लोग उस आर्ग्यूमेंट को हार जाते हैं। तब जज उन्हें कुछ घंटों का समय देकर कहता है कि वो अपना फैसला बाद में सुनाएगा, लेकिन निक और वेरोनिका के पास कोई सबूत नहीं थे। उधर बेलिक सेल में जाकर माइकल को बताता है कि अपने भाई से आखिरी बार मिलने का समय आ गया है। माइकल उसकी बात सुनकर शॉक रह गया और उसे पता चल गया कि उसका चूहे वाला पैतरा भी काम नहीं आया। अब माइकल विजिटिंग रूम में अपने भाई का वेट कर रहा था। तब कुछ देर बाद लिंकन को वहां लाया जाता है। माइकल अपने भाई से गले मिलकर माफी मांगता है। तब लिंकन कहता है कि माइकल जो कुछ कर सकता था उसने सब कुछ किया, लेकिन उसकी किस्मत में मरना ही लिखा था। वही दूसरी तरफ एलजे अपने पिता से मिलने की जिद करने लगा, लेकिन वेरोनिका उसे लिंकन से मिलने से रोकती है, क्योंकि एलजे भी कानून की नजर में एक मुजरिम है और अगर वो जेल गया तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो अपने पिता से नहीं मिल पाएगा। तभी निक को कोर्ट से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो लोग केस हार गए। अब वेरोनिका लिंकन से आखिरी बार मिलने गई और उसे बताया कि वो केस हार गए, जिसके बाद वो लिंकन को अपना फोन देकर उसके बेटे एलजे से बात करने कहती है। तब एलजे अपने पिता लिंकन से बात करता है कि उसने एक सपना देखा जिसमें वो अपने पिता के साथ है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि उसी दिन उसके पिता को इलेक्ट्रिक्यूट करने वाले हैं। इसीलिए दोनों बाप बेटे रोने लगे। वही दूसरी तरफ हम डॉक्टर सारा को देखते हैं, जो ना चाहते हुए भी अपने गवर्नर पिता के पास जाकर लिंकन के केस के बारे में बताती है, लेकिन उसके पिता उल्टा उसे ही भला बुरा बोलने लगे। दरअसल गवर्नर का मानना था कि वो हमेशा क्रिमिनल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी बेटी एक क्रिमिनल की सजा माफ करवाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो सारा को ऐसा करने से साफ मना कर
कर देता है। तब सारा अपने पिता के हाथ में लिंकन के केस की फाइल रखती है और कहती है कि उसे पढ़ने के बाद वो चाहे तो लिंकन की मदद कर सकते हैं। इतना बोलकर सारा वहाँ से चली गई। उधर जेल में वार्डन हेनरी और कुछ गार्ड लिंकन को लेने आ गए क्योंकि उसकी मौत का समय नजदीक आ गया था। लेकिन जब वो लोग लिंकन को डेड चेम्बर की तरफ ले जा रहे थे तब वार्डन को गवर्नर का कॉल आ गया। ये देखकर वेरोनिका के चेहरे पर खुशी आ गई। लेकिन गवर्नर से बात करने के बाद वार्डन कहता है कि गवर्नर ने लिंकन के केस की फाइल की स्टडी की और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे लिंकन की मौत पर रोक लगाई जा सके। तभी हम अगले सीन में गवर्नर को वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन के साथ देखते हैं और यहाँ हमें समझ में आता है कि गवर्नर ने अपने फैसले को क्यों नहीं बदला। कैरोलाइन गवर्नर से कहती है कि वो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगी। उधर गवर्नर की कॉल के बाद मातम छा गया। इतनी कोशिश के बाद भी वेरोनिका और माइकल लिंकन को बचा नहीं सके, इसीलिए माइकल अपने भाई लिंकन से आखिरी बार गले मिलता है। तब लिंकन को अपने बेटे एलजे के साथ बिताए कुछ अच्छे पल याद आते हैं, जिसके बाद डेड चेम्बर में रखी इलेक्ट्रिक चेयर को दिखाते हुए ये पार्ट भी यही खत्म होता है। वैसे आगे क्या होगा? क्या लिंकन मारा जाएगा या बच जाएगा? अगर आप ये जानना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं इसके आगे की कहानी भी एक्सप्लेन करूं, जो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, तो आप लोग इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल की रीच बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं जल्द से जल्द इसके अगले पार्ट के साथ। पीस आउट। With